हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और हम लोग आज स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आप सबके लिए। आपके कमेंट पे जो आप चाहते थे कि रिवीजन भी हो जाए, एक बार प्रैक्टिस सेट हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड। और साथ में कुछ नए जो टॉपिक लाए हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, देखिए समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ओके, ये जितने भी टॉपिक हैं मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ उसे, और कुछ नहीं पढ़ाया हूँ जो कि पढ़ाऊँगा आगे, तो इससे रिलेटेड है। ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप पीछे जाके एक बार वापस से देख सकते हैं कि कौन से इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या आ सकता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, पूरा वीडियो देखिएगा। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुरानी है लाइक और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ओके, आपने ही कमेंट करके कहा था सर एक क्वेश्चन भी जो रिवीजन है वो भी आ जाए, तो ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को समाज के मानदंड और मूल्यों के बारे में लेन देन या शिक्षित करता है। ओके, याद रखिएगा, ये पीआरटी का क्वेश्चन है। पहले जो इसके पहले जो 2017 में हुआ था उसका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है पहला क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा? आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम देंगे, उसमें एक बार आप खुद से जज करने का प्रयास करिएगा कितना आप सही कर रहे हैं। ओके, तो पहला है सामाजिक सशक्तिकरण, राजनीतिकरण, समाजीकरण, सामाजिक स्तरीकरण। कौन सा सही होगा? तो याद रखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों के समाज के मानदंड और मूल्यों के बारे में लेन देन या शिक्षित करता है, वो है समाजीकरण। ओके, समाज के बारे में समाजीकरण ही तो कराएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संबंध तृतीयक संबंध के अंतर्गत आता है? ये मैंने विस्तार में पढ़ाया है आपको वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पुनः जाके वापस से वीडियो देखें। वहाँ पे अलग अलग किस किस पॉइंट में प्रथम में कौन आते हैं, द्वितीयक में कौन आते हैं, तृतीयक में कौन आते हैं, मैंने विस्तार से समझाया। ओके, तो मानवीय संबंध में तृतीयक संबंध के अंतर्गत कौन आता है? भाजा, चाचा, माता या मित्र। ठीक है, तो पहला तो अपना ब्लड रिलेशन वाला होता है, एकदम खास जो मम्मी पापा वाले होते हैं, भाई बहन वाले तो होते हैं, प्रथम में आते हैं। द्वितीयक में जो मम्मी पापा से थोड़े दुराव लिए हुए होते हैं, लेकिन वो भी ब्लड ब्लड रिलेशन, जैसे चाचा चाची है, मामा मामी है ना, दादा दादी हैं, ये सब आते हैं। और सेकंड में हमारे आस पड़ोस और मित्र, ये सब समूह आते हैं। तो पूछा गया है तृतीय संबंध, तो तृतीय संबंध में कौन सा ऑप्शन है? मित्र। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों के अपने समकक्ष समूह में शामिल होने को दर्शाता है? समकक्ष समूह, याद रखिएगा, अपने समकक्ष समूह में शामिल होने को दर्शाता है कौन सा? वयस्कता, बचपन, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जाहिर सी बात है, आसान सा क्वेश्चन है, किशोरावस्था। ये भी पीआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ पे है? किशोरावस्था में। सार्थक शिक्षा तब होती है जब शिक्षक विभिन्न टीएलएम का उपयोग करता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से शामिल होता है, शिक्षार्थी शिक्षार्थी की आवश्यकता का ध्यान रखता है, शिक्षार्थी अनुशासन का पालन करता है। ओके, तो कौन सा है? तो सार्थक शिक्षा तब होती है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से शामिल होता है, यानी बच्चा जितना एक्टिव होता है, बालक उतना ही सक्रिय होता है, उतना ही सार्थक सीखता है। ओके, नेक्स्ट, टीजीटी का क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? याद रखिएगा, स्ट्रक्चरिज्म को कौन सा मेथड जो है वो दिखाता है? पहला, विद्यार्थी अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट बना रहे हैं। ठीक है, नोट बनाने की क्रिया को कभी संरचनावादी प्रोवाइड नहीं कराता। ओके, कभी नहीं कहता कि नहीं नोट वोट बनाओ, लिखा पढ़ी करो, ऐसा कुछ नहीं करता वो। दूसरा, विद्यार्थी उच्च स्वर में उस अंश पद को याद कर रहे हैं। बिल्कुल याद करने वाला भी पॉइंट नहीं होता संरचनावादी में, याद रखिएगा। वो आपकी संरचना बना रहा है, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना रहा है। तो स्ट्रक्चर ना तो वो नोट लिख के करवाएगा, नहीं याद करवा के कराएगा। ओके, नेक्स्ट, विद्यार्थी पाठ्य वस्तु से सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देता है। अब देखिए यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, याद करने की। तो मतलब ये तीनों तो कट गए, ये तो हो ही नहीं सकते। चौथा क्या है? अध्यापन
अपने विद्यार्थी को समकालीन मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहता है। ये सही है, क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं, जब हम वाद विवाद करते हैं तो उस पर पढ़ते हैं, उस पर समझते हैं, एक एक पॉइंट ऑफ पॉइंट हम लोग उस पर स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं, और यही राइट आंसर है। यही संस्थावादी चाहते हैं कि आप समझो चीज़ों को, याद ना करो, लिखा नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, समझिए। सबसे जरूरी चीज़ ये है। ओके, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक्स है। विषय वस्तु अभिमुख, प्रयोगात्मक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारात्मक। ओके, तो कैसा होना चाहिए? 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस तरह के अधिगम चाहता है? ओके, तो कैसा चाहता है? बिल्कुल सही जवाब है प्रयोगात्मक। कैसा है? प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक चाहता है। नेक्स्ट, पीआरटी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। बाल्यावस्था के दौरान विकास केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है, अव्यवस्थित और असंतुष्ट होता है, धीमा होता है, मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और जटिल होता है। ठीक है, बाल्यावस्था के दौरान विकास। ठीक है, ये तो सीटेट में भी कई बार आ चुके हैं। तो बाल्यावस्था के दौरान विकास कैसा होता है? तो याद रखिए, बहुस्तरीय और जटिल होता है। कैसा होता है? बहुस्तरीय व जटिल होता है। ओके, नेक्स्ट, डैश और डैश बच्चे के समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ये फिर से आ गया, ये कारक वाले क्वेश्चन बार बार आते हैं, पेपर में भी आ जाते हैं। डैश और डैश बच्चे के समाजीकरण द्वितीय कारक है। परिवार, आस पड़ोस। द्वितीय है, याद रखिएगा, धर्म, अभिभावक, स्कूल। धर्म, परिवार, स्कूल। समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? तो ये है कौन? परिवार और स्कूल। याद रहेगा, कौन सा कारक है? परिवार व स्कूल। परिवार और स्कूल बच्चे के समाजीकरण के द्वितीय कारक है। डन। नेक्स्ट, WBL का मतलब क्या है? देखिए, परिवार, परिवार में माता पिता के अलावा परिवार में और भी कोई सदस्य होते हैं, और भी बहुत सारे सदस्य होते हैं, वो द्वितीय कारक में ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट, WBL का मतलब क्या है? वाइड बेस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग, वेब बायस्ड लर्निंग, वेब बेस्ड लिसनिंग। ठीक, तो ये जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है ये? वेब बेस्ड लर्निंग। बी ऑप्शन है, वेब बेस्ड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट, शिक्षण की प्रदर्शन विधि में पहला उपाय क्या है? जो शिक्षण की प्रदर्शन विधि है उसका पहला उपाय क्या है? परिचय, ब्लैक बोर्ड का उपयोग, संकल्पना संकलन, या योजना। तो प्रदर्शन विधि का सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है? सबसे पहला योजना। ओके, सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है कि क्या करें, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करना है, कैसे प्रदर्शन करना है। तो सबसे पहले तो हमें योजना बनाना पड़ेगा। तो यही पूछा है, पहला विधि क्या है? तो योजना। नेक्स्ट, भूगोल का एक शिक्षक भारत की नदियों के बारे में शिक्षा प्रदान करना चाहता है। इस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी सहायक साधन उपयुक्त है? ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पीजीटी का, बिल्कुल। भूगोल एक शिक्षक भूगोल का एक शिक्षक है जो भारत की नदियों के बारे में शिक्षा प्रदान करना चाहता है। तो पढ़ाने के लिए साधन कौन सा चाहिए? कौन सा सहायक साधन चाहिए? ग्लोब चाहिए, चार्ट चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, मानचित्र चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन है वो घूमते रहते हैं, कभी पीआरटी में आ गया, कभी टीजीटी, कभी पीजीटी में। तो सबको लेके ही चलना है, क्वेश्चन पेपर कहीं से भी हो वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो साधन कौन सा उपयुक्त है ग्लोब पढ़ाने के लिए, नदियाँ पढ़ाने के लिए? तो सबसे जरूरी चीज़ है मानचित्र। क्या जरूरी है? मानचित्र में आप बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सिखा सकते हैं। ओके, डन। नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग। एक शिक्षकों को नेत्रहीन छात्र के साथ काम करते हुए डैश करना चाहिए। नेत्रहीन शिक्षक को नेत्रहीन छात्र को पढ़ाना है, क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुत करने चाहिए। भाई नेत्रहीन है, दृश्य कैसे देखेगा? खुद को उन्मुख करे ताकि छात्रों से करीब से देख सके। देखिए यहाँ पे भी क्या पॉइंट दे दिया, देख सके। देखना, नेत्रहीन है, कैसे देखेगा? विभिन्न प्रकार के लिखित कार्य विशेष वर्कशीट पर ध्यान केंद्रित करना है। अब विशेष वर्कशीट पर ध्यान कैसे केंद्रित करेगा जब उसे दिखाई नहीं दे रहा? ओके, तो बहुत सिंपल सा, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे दे तो आराम से सही हो सकता है। नेक्स्ट, स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और बहुत सारे स्पर्श और संवेदना का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, स्पर्श सही और संवेदना सही बच्चा सीख सकेगा। स्पष्ट बोलोगे तो वो सुन सकेगा। ओके, तो यही सही है। नेक्स्ट, परामर्शदाता के लिए परामर्श है पूछताछ, सलाह देना, स्वयं की अच्छी तरह से समझना, मनोविश्लेषण। परामर्शदाता के लिए परामर्श है, मैंने अभी पिछले वीडियो में इसको बताया। परामर्शदाता कौन होता है?
जो स्वयं को अच्छी तरह से समझता है। स्वयं को जब अच्छी तरह से समझेगा तब वो दूसरे को समझा सकेगा। ओके, तो यही है, स्वयं को अच्छी तरह से जानने को परामर्शदाता के लिए परामर्श है। अपने आप को जानिए, फिर दूसरों को सिखाइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट, शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित हो। शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। ओके, तो कौन सा है शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है सबसे अच्छा, जब छात्र स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। स्वयं जब कार्य करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा, जाहिर सी बात है। डू एंड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है, डूइंग ए वर्क, वो वाला है, जो हम खुद करेंगे ना तो बेस्ट सीखेंगे। नेक्स्ट, कक्षा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार होता है? प्रधानाध्यापक, कक्षा शिक्षक, छात्र या निरीक्षक, पर्यवेक्षक? कौन जिम्मेदार होता है? तो जरूर जाहिर सी बात है, कक्षा प्रबंधन के लिए सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? शिक्षक के पास। जैसा शिक्षक चाहेगा वैसा क्लास का इन्वायरमेंट हो जाएगा, वैसे पढ़ाई हो जाएगी। ओके, तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक की। भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार पीआरटी के 2-3 साल में देखा है मैंने। तो भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे कठिन है लिखना। बच्चों को लिखवाने में तो हालत खराब हो जाती है। हो गया। नेक्स्ट, एक अवधि के अंत, पाठ्यक्रम अंत मूल्यांकन है जो प्रवृत्ति से आलोचनात्मक है। ठीक है, यानी अवधि के अंत में जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, पाठ्यक्रम के अंत में जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, या ए और बी दोनों? तो दोनों तो हो ही नहीं सकता। एक तो क्लास के दौरान चलता है, तो क्लास के अंत में कौन सा होता है? तो क्लास के अंत में होता है योगात्मक मूल्यांकन। कैसा होता है? योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, मन बुद्धि है ना, डैश में धीमे होता है। शारीरिक विकास, चिंतन और योजना, पहल करना, उपरोक्त सभी। मन बुद्धि में धीमे होता है क्या? शारीरिक विकास धीमे होता है, चिंतन योजना धीमे होता है, मन पहल करना होता है, या सभी का सभी धीमे हो जाता है? ठीक, तो याद रखिए, चिंतन और योजना जो मंद बुद्धि है, जो मंद बुद्धि बच्चे हैं, मंद बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि बच्चे हैं, उसमें क्या कम होता है? तो चिंतन और योजना जो है वो कम होता है। शारीरिक विकास पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, वो अपने आप अपने हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, पहल वो कर सकते हैं, कोई आगे काम करवा सकते हैं हम उसे। चिंतन नहीं करते मंद बुद्धि बच्चे। ओके। नेक्स्ट, कक्षा में चीज़ों के गलत होने की संभावित कारण क्या नहीं हो सकता? एक बाहरी गड़बड़ी, कक्षा को का नियंत्रित होना, छात्र का स्कूल ना आना, एक गतिविधि का काम ना करना। तो गलत होने का संभावित कारण क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है। तो याद देखिए, छात्र का स्कूल ना आना, जो ऑप्शन सी है, छात्र का स्कूल ना आना कोई संभावित कारण नहीं हो सकता। अगर स्कूल ही नहीं आ रहा है तो कक्षा में गलत क्या हो रहा है? ठीक, तो ये चीज़ें हैं। बाहरी गड़बड़ी अगर कोई आ जाए, यानी बाहर बहुत शोर शराबा हो तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। कक्षा का नियंत्रित नहीं होता तो क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। गतिविधि काम नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी करा रहे हो सही से काम नहीं हो रहा तो भी क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा स्कूल नहीं आया तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, वो गलत है, हम फ़ोन करके या कुछ करके हम लोग बुलाएंगे, लेकिन ये क्लास डिस्टर्बेंस के लिए नहीं होता। ओके। नेक्स्ट, कक्षा में श्रवण हानि वाले बच्चों को किसके द्वारा सिखाया जाना चाहिए? समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त समय देकर, याद करने के दोहराव प्रक्रिया पर जोर देकर, दृश्य उत्तेजना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, उनके प्रति कोमल होकर। कैसे करेंगे? तो कोमल होकर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, अतिरिक्त समय नहीं देना हमें, समय कब तक और कितना देंगे, तो उसी समय में हमें पूरा काम कराना है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सी ऑप्शन, दृश्य उत्तेजना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। ठीक है, जब हम टेक्नोलॉजी के सहारे सिखाएंगे, मूवी के सहारे सिखाएंगे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताना है, बच्चा नहीं सीख रहा, मूवी दिखा दिया, मैक्सिमम चीज़ें वो सीख जाएगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी अगर हम दिखाएंगे तो बालक जो है बहुत तेज़ी से चीज़ों को ग्रहण करेगा। नेक्स्ट, UNCRC कब बनाया गया था? ठीक है, UNCRC, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो UNCRC क्या है? 1989 में, 1990 में, 1988 में, या 1991 में? ठीक, कब बनाया गया? तो याद रखिए 1989 में बनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड, UNCRC इसका फुल फॉर्म है। नोट डाउन कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये बच्चों के राइट्स के लिए लड़ाई करता है, बच्चों के राइट्स को ध्यान में रख के काम करवाता है। ओके, स्कूल पे भी ये देखता रहता है कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास अनुवांशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ओके, तो कौन सा नहीं है? तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये गलत है। एक आयामी नहीं होता, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। ओके, नेक्स्ट, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व समय, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कौन सा है? तो याद रखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेदनशील अवस्था है। काफ़ी संवेदनशील रहते हैं बच्चे यहाँ पे भाषा के माध्यम से, और बहुत तेजी से सीखते हैं। चटर बॉक्स की अवस्था होती है एक्चुअली में ये। निम्न में से 2 साल के बच्चे के लिए विकास का नियम है: बच्चा उछल कूद कर सकता है, बच्चा एक्टिव तरीके से चल सकता है और संगीत की जवाब दे सकता है। भाई गाना सुनेगा तो हाथ पर पटकता है। बच्चा बिना मदद के चल कूद दौड़ सकता है। बच्चा चल नहीं सकता बल्कि रेंग भी नहीं सकता बल्कि रेंग सकता है, ये वाला है। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब है? तो बच्चा बिना मदद के चल कूद और दौड़ सकता है। ठीक है, ये नहीं कर सकता। 2 साल का बच्चा दौड़ तो बिल्कुल नहीं सकता। ठीक है, तो चल कूद कैसे सकेगा जब बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है? ओके, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, है ना, काम के प्रदर्शन को एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समय को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। ठीक है, तो मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन राइट है। छात्रों के समय को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? याद देखिएगा, पहला, शिक्षक विधियों को समायोजित करना। दूसरा, बच्चों को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना। तीसरा, पाठचर्या को समायोजित करना। और चौथा, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो याद रखिए, योग्यता आधार पर विभक्त कर देना, बंटवारा कर देना, ये नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना है, लेकिन इसके लिए हमें ऐसा ना कि हम बांटना शुरू कर दे बच्चे को, ये नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। दूसरा, बहुविषयक और समग्र शिक्षा। तीसरा, परीक्षा के लिए सीखना। और चौथा है आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। कौन सा सही जवाब है? तो राष्ट्रीय पाठचर्या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु है, विषय विषयकता और समग्र शिक्षा हमें सिखानी है, पूरी तरीके से सीखे और बहुविषयक हो। ओके, नेक्स्ट, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के निशुल्क शिक्षा अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये पीआरटी का क्वेश्चन है पहले का भी। तो दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करता है 2009, याद रखिएगा। ऐसे अगर बात करें तो 6 से 14 साल है ना सामान्य के लिए। विकलांग के लिए या दिव्यांग के लिए कितना है? 6 से 14, 6 से 12, 6 से 18, 3 से 18। और याद देखिए, आधुनिक वाला जो 2020 है उसमें 3 से 18 हो गया है, लेकिन 2009 क्या कहता है? तो ये याद रखिए, 6 से 18 साल तक दिव्यांग बच्चों के लिए यह आरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सम्मिलित है? संस्थान, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, सभी। समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या शामिल है? तो याद देखिए, सभी के सभी समावेशी शिक्षा का के प्रणाली में है। संस्थान भी है, उसके साथ पाठ्यक्रम भी है, मूल्यांकन भी करना है, जरूरी है। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या है? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, सभी होना चाहिए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होती है। 1 नंबर सही है तो 1 नंबर मिलेगा, गलत है तो गलत है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो वस्तुनिष्ठता होती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री में मैंने पढ़ाया है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित भी आते हैं। ओके, तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण जो है सामग्री वो क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चा जितना प्रत्यक्ष अनुभव करता है वो ज़्यादा सीखता है। जैसे हम भ्रमण पे ले जाएं उसको, चिड़ियाघर ले जाएं, चिड़ियाघर में वो प्रत्यक्ष अनुभव करके देख रहा होता है जानवरों को,
ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर सीख सकता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्य से, सीखने की क्रियाओं से। ठीक है, तो किससे संबंधित होता है, तो उद्देश्यों से संबंधित होता है ना। मूल्यांकन जो है वो किससे संबंधित होता है, उद्देश्य से। भाई मेरा उद्देश्य है आपको केवीएस के टर्म से हम काम कराना। ठीक है, अब केवीएस पे ही हम आपका मूल्यांकन करेंगे। अगर हम गलती से सुपरटेट के मूल्यांकन कर लें आपसे, तो आप शायद फेल हो जाए या बहुत अच्छा नंबर ले आए, ये भी हो सकता है। तो ये सही मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, तो उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थी को फीडबैक देना है। ओके, फीडबैक देना है। रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन और भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो याद रखिए, फीडबैक हम कब देते हैं, जब रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। कौन सा कार्य अध्यापक नहीं है, अध्यापक का नहीं है, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण, बजट बनाना। तो याद रखिए, अध्यापक क्या नहीं करता, बजट नहीं बनाता भाई। योजना कर बनाता है कैसे पढ़ाना है, मार्गदर्शन करता है बच्चों का, शिक्षण भी करता है, बजट नहीं बनाता। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चे का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, चौथा बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। कौन सा कार्य एक गतिविधि है, याद देखिए, बच्चों का अन्वेषण करना एक गतिविधि है। जब वो खोजता है, कुछ रिसर्च करता है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, तो उसको गतिविधि कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम की सुविधा के लिए शिक्षक को एक कक्षा वातावरण बनाने की आवश्यकता है। ऐसा अधिगम वातावरण बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षकों के साथ अनुपालन, बच्चों की स्वीकृति, शिक्षा के सकारात्मक स्वर और बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति। क्या नहीं है, तो शिक्षकों के साथ अनुपालन। शिक्षकों के साथ जो अनुपालन है, ये नहीं करना बच्चा, है ना। बाकी सारे काम करने हैं, बच्चों की स्वीकृति लेनी चाहिए, शिक्षक सकारात्मक स्वर में बोले और प्रयास करे, तो एक अच्छा वातावरण बना लेगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक विभिन्न शिक्षण शैलियों के शिक्षार्थियों का आकलन कैसे कर सकता है। कार्य की विविधता, सभी के लिए समान कार्य, निर्देशों का एक समान समुच्चयन, निर्धारित समय। कैसे कर सकता है ये, तो याद रखिए, कार्य की विविधता अगर रहेगा तो शिक्षण कई सारी शैलियों से काम करा सकता है, तो विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यास द्वारा अधिगम डैश का एक संशोधन है ना, प्रेरणा का, व्यवहार का, मूल प्रवृत्ति का, ड्राइव ड्राइव का। तो याद देखिए, अभ्यास और अधिगम हम किसके लिए करते हैं, जाहिर सी बात है व्यवहार परिवर्तन के लिए, इसी को तो अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार संशोधन करना ही इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा स्थितियों का निर्माण क्यों करता है, व्याख्यान सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को नोट्स ले सके, कक्षा कक्ष अनुशासन बनाए रखे, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। किसके लिए करता है, तो जाहिर सी बात है प्रोत्साहन मिलने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, अनुशासन रखने के लिए और सुनने के लिए कोई काम नहीं करता, बल्कि एक्टिविटी करने के लिए काम करता है। तो पारस्परिक एक क्रिया अंतःक्रिया हो सके, इसके लिए एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा स्थिति में निर्माण करता है। ओके, नेक्स्ट, जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखता है। कैसा, जटिल और व्यापक हो तो ज़्यादा सीखेगा, मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, अव्यवस्थित और असंगठित होना चाहिए, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो जटिल तो होना ही नहीं है और अव्यवस्थित तो बिल्कुल नहीं होना। तो क्या होना चाहिए, जो बच्चा सबसे अच्छा सीखेगा, तो जाहिर सी बात है मौजूदा ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। ज्ञान से जुड़ा जितना होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सीख सकेगा बालक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, पाठचर्या गतिविधियों का उपयोग डैश के लिए शिक्षण में किया जाता है। शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, समझने में आसान, प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, और चौथा है शिक्षक की सहायता के लिए। तो पाठचर्या गतिविधियों का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो जाहिर सी बात है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, समझने में आसान बनाने के लिए और प्रभावी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए। ये ऑप्शन बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, कुछ आवधिक परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षाओं के माध्यम से होता है, बिल्कुल नहीं होता, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में अभिन्न अंग माना जाता है। क्योंकि हम जब मूल्यांकन करते हैं तो इस उद्देश्य से नहीं करते हैं कि बच्चे में ये कमी है बता दें, इस उद्देश्य से करते हैं कि उसमें क्या कमी है, इसका निदान कैसे किया जाए। ओके, तो ये क्या है, एक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली शिक्षा कक्षा में शिक्षक को डैश के लिए विकल्प प्रदान नहीं करना चाहिए।
विषय वस्तु की प्रस्तुति के लिए, संचार और अभिव्यक्ति के लिए, सूचना पर दृष्टिकोण के लिए, शिक्षार्थियों को रूढ़िबद्धता के लिए। किसके लिए नहीं करना चाहिए हमें? तो रूढ़िबद्धता बढ़ाने के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए, बाकी काम सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है? एक शिक्षक को किस रूप से जाना जाता है? विशेष शिक्षक, संसाधन शिक्षक, नियमित शिक्षक, घुमंतु शिक्षक। ओके, तो कैसे जाना जाते हैं? समावेशी शिक्षा में जहाँ सभी बच्चों को एक तरह से बैठा के पढ़ाना जाता है, तो याद देखिए ऐसे शिक्षक को कहते हैं नियमित शिक्षक। क्या कहते हैं? नियमित शिक्षक। नेक्स्ट, बच्चों की गलतियां और गलत धारणाएं। ठीक है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा और रुकावट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षा की जानी चाहिए। संकेत दे कि बच्चे की क्षमता वयस्क की तुलना में बहुत कम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है पीजीटी का। तो बताएं कौन सा है? बच्चों की गलतियां और गलत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, क्योंकि जब हम बच्चे गलतियां करेंगे, गलत धारणाएं लेंगे, तभी हम समझ सकेंगे बालक जो है वो कहाँ गलती कर रहा है और कैसे इसमें सुधारना है। तभी शिक्षक कहता है बेटा करके आओ, गलत करके आओ। ठीक है, पता तो चले कि आखिर कहाँ गलत कर रहे हो। तो ये क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके, नेक्स्ट, खतरनाक अवस्था रोग किस अवस्था को कहा जाता है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। खतरनाक अवस्था रोग किस अवस्था को कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है सहस्त्र अवस्था को। रट्टा मार ली है बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, चैटर बॉक्स की अवस्था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चैटर बॉक्स की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए डाल दिया मैंने, आसान सा क्वेश्चन है कि आपको ये न लगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो कैसा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था को चैटर बॉक्स की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था को एक कठिन काल के रूप में क्यों माना जाता है? ओके, तो कठिन काल क्यों मानते हैं? संवेगात्मक अपरिपक्वता, अध्ययन में रुचि, पेंडुलम जैसी अवस्था, उपरोक्त सभी। तो यह देखिए कठिन काल क्यों कहते हैं? क्योंकि वह अपरिपक्व है, अध्ययन में रुचि भी नहीं रखता, पेंडुलम जैसी अवस्था होती है कि हम बड़े हो गए या छोटे हो गए पता नहीं। तो सभी के सभी क्या है? राइट आंसर है। ओके, खेल के माध्यम से बालक क्या सीखता है? पीजीटी का क्वेश्चन है ये। ओके, सॉरी पीआरटी का क्वेश्चन है ये। तो अनुशासन सीखता है, नियम का पालन सीखता है, सहयोग सीखता है, सभी सीखता है। तो यह देखिए सभी सीखता है एक्चुअली में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो इस पे विवाद भी हो जाता है, तो विवाद भी हुआ था इस क्वेश्चन के लिए। तो सीखता तो सभी है, उपरोक्त सभी ऑप्शन में दिया था इसलिए सभी सही है, लेकिन एक्चुअली में जो डिपार्टमेंट है उनका कहना था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखता है वो सीखता है नियमों का पालन सीखता है। ओके, याद रहेगा, नियमों का पालन सीखता है। ठीक, तो ये दोनों जो आंसर है दोनों ही सही हैं। यानी उपरोक्त सभी को भी माना गया था और कोर्ट के द्वारा जो वो जो आयोग दे रहा था वो नियमों का पालन दे रहा था, क्योंकि खेल के माध्यम से सबसे इंपॉर्टेंट हम नियमों का पालन सीखते हैं। ठीक है, और कोर्ट के माध्यम से बाद में कह दिया गया कि नहीं भाई उपरोक्त सभी को ही मान लो, जब लिखे हो तो मान लो। ओके, तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए लोकतांत्रिक, तार्किक, गुणात्मक, सभी। ओके, तो याद देखिए एक पाठ्यक्रम क्या लोकतांत्रिक भी होता है, तार्किक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, तो सभी जो आंसर है वो सही है। योग्यता आधारित शिक्षा ये उन्हें एक सार्थक और सकारात्मक सीखने का अनुभव प्रदान करता है। यह शिक्षार्थी को केंद्र में रखता है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करता है। यह ज्ञान और कौशलों के वस्तुनिष्ठ विश्व अनुप्रयोग और सीखने के अनुभव पर जोर देता है या सभी देता है। ओके, तो यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीटी का। तो योग्यता आधारित शिक्षा क्या करता है? सभी पे काम करता है, उसके सार्थक और सकारात्मक सीखने पे भी काम करता है, उनके अनुभव पे काम करता है, सक्रिय रूप से शामिल कराता है, उनके ज्ञान और कौशल को विश्व स्तरीय करता है। तो योग्यता आधारित शिक्षा जो है वो सभी है, ये मैंने वीडियो बनाया है, एक बार जाके देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट, समुदाय निम्नलिखित में से किस पर एक वॉच डॉग है? ठीक है, वॉच डॉग मतलब किसको बहुत ध्यान से देखता है? सरकार को, स्कूल को, लोगों को या समाज को? ठीक, तो याद देखिए स्कूल को, एक एजेंसी है ना। ठीक, तो स्कूलों पर क्या करता है? बहुत ध्यान से देखता है, इसीलिए इसको वॉच डॉग कहते हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जैविक कारक, पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या उपरोक्त सभी? तो याद देखिए मानसिक स्वास्थ्य को सभी के सभी प्रभावित करते हैं, जैविक भी, पर्यावरणीय भी, मनोवैज्ञानिक भी। ओके, इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, लिंक पे दे दिया गया है, या पीछे हमारे वीडियो सेक्शन में जाके केवीएस स्पेशल को डाल के आप सारे वीडियो देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। मैटर बहुत ही बेस्ट दिया जाएगा आपको। ओके, 100% गारंटी के साथ। निम्नलिखित में से कौन आईसीटी के सूचनात्मक उपकरण के उदाहरण है? वीडियो क्लिप, स्प्रेडशीट, वर्ल्ड वाइड वेब
या चैट? तो आईसीटी के सूचना उपकरण के सबसे जो उपकरण के सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? तो वो है चैट। ठीक है, चैट के माध्यम से हम लोग अपनी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, आप भी बहुत करते हैं। नेक्स्ट, किसी विद्यालय के समय सारणी तैयार करते समय एक शिक्षक के मन में कौन से बिंदु और तथ्य होंगे? मैं अपने लिए सबसे उपयुक्त अभियोग को क्षमता में रखूंगा। मेरे मन में सभी शिक्षकों की सुविधा का विचार होगा। मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी तैयार करूंगा। मैं हर शिक्षक पर कार्य का बोझ बराबर रखूंगा। ठीक है, तो क्या स्पेशली है? तो मैं बिना किसी पक्षपात के समय सारणी का को तैयार करूंगा, नया टॉपिक था जो इस बार जोड़ा गया है। तो ये क्या करेंगे? बिना पक्षपात के समय सारणी को जोड़ा जाएगा। शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधि का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को सरल बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक, समझने में आसान, प्रभावी बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रारंभिक साक्षरता में शैक्षणिक प्रक्रिया में सबसे अच्छी प्रक्रिया कौन सी है? शिक्षण पद्धति, सीखने की पद्धति, प्लेवे विधि या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अच्छी विधि जो है वो प्लेवे विधि है। जितना बच्चा खेलेगा उतना ज़्यादा सक्रिय होगा, उतना ज़्यादा सीखेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी योजना सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित है? निर्देशात्मक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, गतिविधि योजना। ठीक है, तो निर्देशात्मक योजना में सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित होता है। यहाँ हम लोग बस निर्देश देते हैं करना क्या है बेटा, बाकी बच्चा करता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित नहीं होता। नेक्स्ट, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थी में स्वाध्याय की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु, पुस्तकों को संग्रह करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, संग्रह करने के लिए तो करते नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट स्व अध्याय को की विकास हेतु, यह लाइब्रेरी रहेगा तो बच्चा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो देखेगा, पढ़ेगा, बैठेगा, धीरे धीरे स्वाध्याय की आदत आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? विविधता को सराहना और महत्व देना, सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। ठीक, तो समावेशन के अनुरूप नहीं है पूछा है, तो याद रखिए, श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। हम अलग विद्यालय नहीं करते, हम एक ही विद्यालय में सब कुछ पढ़ाते हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर से आए हुए, प्रीवियस ईयर पेपर से आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन है, और कुछ अलग से डाले गए जो इंपॉर्टेंट है और नए टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।